अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा। आज हम जमात नौहम मजमून है उर्दू और इसमें शामिल हिस्सा गजलियात में से पहली गजल जो मीर तकी मीर ने लिखी है इसके अशार की तशरीह करते हैं, जिसका पहला शेर है हस्ती अपनी हबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है। इस शेर की तशरीह से पहले इस शेर के अंदर जो मुश्किल तराकीब इस्तेमाल हुई हैं, सबसे पहले इनका मतलब समझते हैं। सबसे पहला जो लफ्ज है वो है हस्ती, जिसका मतलब है जिंदगी या वजूद, जिंदगी या वजूद। अगला लफ्ज है हबाब। हबाब का मतलब होता है बुलबुला या आरजी, यानी जैसे पानी का बुलबुला होता है जिसकी जिंदगी आरजी होती है। उसके बाद जो लफ्ज है नुमाइश, इसका मतलब होता है दिखावा। आगे जो लफ्ज है वो है शराब, जिसका मतलब है धोखा। शराब का मतलब धोखा, फरेब। अब चलते हैं इसके अशार की तशरीह की तरफ। पहले मिसरे में मीर कहते हैं कि ये दुनिया आर्जी और फानी है, यहाँ इंसानी जिंदगी की हैसियत महज एक बुलबुले की सी है। जिस तरह पानी की सतह पर बुलबुला पल भर के लिए जाहिर होता है, फिर फनाह की आगोश में चला जाता है, बिल्कुल इसी तरह मौत की घड़ी आ पहुंचती है। इंसान का जाहिरी वकार और शान और शौकत एक लम्हा में खत्म हो जाता है। दूसरे मिसरे में मीर तकी मीर ने दुनियावी नमूदो नुमाइश को सहरा की चमकने वाली रेत से तशबीह दी है, जिस पर पानी का गुमान होता है। लेकिन जो ही पानी पीने के लिए मुसाफिर करीब जाते हैं तो वहां पानी का नामो निशान भी नहीं होता। तब उन्हें एहसास होता है कि जिसे वो पानी समझ रहे थे वो महज धोखा था। इसी तरह इंसानी जिंदगी और दुनियावी शान और शौकत भी आर्जी और लम्हाती हैं। इसलिए इंसान को चाहिए कि जो काम करना है जल्दी कर ले और नेक अमाल के जरिए तोशाए आखिरत तैयार कर ले। इस ज़मन में हवाला शेर मुलाहिजा कीजिए। दुनिया से जा रहा हूं छुपाकर कफन से मुंह, अफसोस मरने के बाद आई हया मुझे। गजल का दूसरा शेर है नाज के इसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। इस शेर में जो मुश्किल तराकीब इस्तेमाल हुई हैं उनका मफहूम समझते हैं। पहला जो लफ्ज है वो है नाज, जिसका मतलब है नजाकत या मुलायमियत। आगे जो लफ्ज है वो है लब, जिसका मतलब होता है होंठ। उसके बाद है पंखड़ी। पंखड़ी का मतलब है फूल की पत्ती। अगला जो लफ्ज है वो है गुलाब, इसका मतलब है एक फूल का नाम है गुलाब। आगे जो लफ्ज है वो है कीसी, इसका मतलब है की तरह या की मानद। इस शेर में शायर अपने महबूब के हसीन लबों को गुलाब की पंखड़ी की मानद करार देता है। इस सूरत में हम देखते हैं कि नाज की जो होंठ की खसूसियत है, गुलाब की पंखड़ी की नाज करार दी गई है। चनाचे मीर ने महबूब के होंठों की नजाकत की वजह से गुलाब की पंखड़ी से तशबीह दी है।
जिस तरह गुलाब के फूल की पंखड़ी नरम व मुलायम और सुर्ख रंग की होती है, इसी तरह महबूब के होंठ भी नरम व मुलायम और सुर्ख हैं। गोया महबूब हुस्न व जमाल का पैकर है। शायर को अपने महबूब के लबों में जो हुस्न व जमाल और रंगीनी नजर आई, वही ममासलत उसे गुलाब के हुस्न में नजर आती है। इस ज़मन में हवाला शेर मुलाजा कीजिएगा। जब वो दांतों में दबाते हैं गुलाबी आंचल, कितने पुरकैफ नजारों को सजा मिलती है। एक और हवाला शेर है, ये आब व ताब हुस्न, ये आलम शबाब का, तुम हो कि एक फूल खिला है गुलाब का। गजल के तीसरे शेर की तरफ चलते हैं, जो कि है, चश्मे दिल खोल उस भी आलम पर, चश्मे दिल खोल उस भी आलम पर, यहाँ की औकात ख्वाब की सी है। इस शेर में जो मुश्किल तराकीब इस्तेमाल हुई हैं, उसमें पहला जो लफ्ज है चश्मे दिल, इसका मतलब होता है दिल की आंख, दिल की आंख से। आगे जो लफ्ज है आलम, इसका मतलब है जहां या दुनिया। आगे जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है यहाँ, इसका मतलब होता है यहां, यानी इस दुनिया में। आगे जो लफ्ज है वो है औकात। औकात वैसे तो वक्त की जमा है, लेकिन यहां इससे मुराद है हैसियत, वक़्त, वैल्यू। दुनिया में इंसान सिर्फ एक बार आता है, लेकिन यहाँ की रंगीनियां इस कदर दिल फरेब हैं कि आदमी इनके ज़ाहिरी तमाशों में मसरूफ हो जाता है। जिंदगी बेकार कामों में ज़ाया हो जाती है। इसमें कोई शक नहीं कि वो कुछ अरसा के लिए जिंदगी की महफिलों से भी लुत्फ अंदोज होता है, मगर मौत जैसी अटल हकीकत आ पहुंचती है तो सारे ऐशो आराम और माल और दौलत छीन लेती है। मीर ने दुनियावी जिंदगी के आर्जी और नापायदार होने की बिना पर इसकी हैसियत ख्वाब जैसी करार दी है। जिस तरह इंसान नींद की हालत में ख्वाब देखता है तो कुछ और ही महसूस करता है, लेकिन जब बेदार होता है तो ख्वाब की तमाम कैफियत आर्जी और हकीकत से दूर होती हैं। तब इंसान को एहसास होता है कि ख्वाब एक धोखा और फरेब था। चनाचे इंसानी जिंदगी भी ख्वाब के सिवा कुछ नहीं है। इस ज़मन में हवाला शेर है, आखिरत में अमल नेक ही काम आएंगे, पेश है तुझको सफर, ज़्यादे सफर पैदा कर। गजल के चौथे शेर की तरफ चलते हैं, जो कि है, बार बार उसके दर पे जाता हूं, हालत अब इज़्तिराब की सी है। इस शेर में जो मुश्किल तराकीब इस्तेमाल हुई हैं, उनमें है बार बार, जिसका मतलब होता है मुसलसल या बार बार जाना, कई बार जाना। आगे जो लफ्ज है वो है दर। दर का मतलब होता है दरवाजा या चौखट। उसके बाद जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है हालित, इसका मतलब होता है कैफियत। आगे जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है इज़्तिराब, इसका मतलब होता है बेचैनी, बेकरारी। शायर के लिए वो दिन ईद के मंजर से कम नहीं होता जब महबूब से मुलाकात हो जाए। दूसरा ये कि वो उसे अपनी बज़्म में बुला ले, लेकिन यहां शायर हर तरह से नाकाम और मायूस फिर रहा है। इसलिए शौक का ये आलम है कि वो बार बार महबूब की गली के चक्कर काट रहा है, मगर उसे मायूसी का सामना है। चनाचे
میر کہتے ہیں کہ محبوب سے ملاقات کے لیے بار بار اس کے دروازے پر جاتا ہوں، لیکن میری دلی تمنا پوری نہیں ہوتی اور ہر بار ناکامی سے واسطہ پڑتا ہے۔ گو کہ محبوب کی محفل تک پہنچنا اور اس کا دیدار نصیب ہونا ناممکن ہے۔ اس حقیقت سے آشنا ہونے کے بعد بھی اپنے عزم و جنون کے ہاتھوں مجبور ہو کر محبوب کے در کا بار بار طواف کرنے پر مجبور ہوں۔ اب حالت اضطراب بے قرار ہے۔ اس ضمن میں حوالہ شعر ملاحظہ کیجیے۔ تیرے کوچے اس بہانے مجھے دن سے رات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا کبھی اس سے بات کرنا۔ اور دوسرا شعر ہو، تو اگر ہم کلام ہو جائے ہم فقیروں کا کام ہو جائے۔ غزل کے 5ویں شعر کی طرف چلتے ہیں۔ 5واں شعر ہے، میں جو بولا کہا کہ یہ آواز اسی خانہ خراب کی سی ہے۔ اس شعر میں جو مشکل تراکیب استعمال ہوئی ہے ان کا مفہوم دیکھتے ہیں۔ پہلا جو لفظ ہے بولا، اس کا مطلب ہوتا ہے بات کرنے کی کوشش کی۔ آگے جو لفظ ہے خانہ خراب، اس کا مطلب ہے اجڑا، برباد یا آوارہ۔ آگے جو لفظ ہے وہ ہے خانہ، اس کا مطلب ہوتا ہے گھر یا مکان۔ میر تقی میر نے اس شعر میں محبوب کے اس رویے کی نشاندہی کی ہے جس میں بے رخی اور غفلت پائی جاتی ہے۔ شاعر کا دل بے شمار تمناؤں کا مسکن ہے۔ ان آرزوؤں میں سے ایک کوچہ محبوب تک پہنچنا ہے تاکہ اس سے ملاقات ہو سکے۔ جب دروازے پر صدا لگاتا ہے تو محبوب اندر سے لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہتا ہے، یہ آواز اسی بدحال کی سی ہے۔ چنانچہ میر تقی میر کہتے ہیں کہ محبوب کی بے رخی اور لاپرواہی کے رویے سے مجھے شدید صدمہ ہوا ہے، جس کی خاطر میں بے پناہ دکھ اور مصیبتیں برداشت کرتا رہا، وہی آج مجھ سے اتنا بیگانہ ہو گیا ہے کہ میری آواز کو بھی نہیں پہچان رہا۔ اس ضمن میں حوالہ شعر ملاحظہ کیجیے گا۔ ایک مدت کے بعد ملا تو میرا نام طلب پوچھ لیا، جس نے بچھڑتے وقت کہا تھا کہ تم یاد بہت آؤ گے۔ محبوب میری آواز سن کر بھی کہتا ہے کہ یہ آواز میرے خانہ خراب عاشق جیسی ہے، یعنی بے یقینی کا مظاہرہ کیا ہے اور یقین سے نہیں کہا کہ واقعہ ہی میر کی آواز ہے۔ اس ضمن میں ایک حوالہ شعر ہو، اپنا سمجھ کے جس کے لیے میں اجڑ گیا، کل رات جا رہا تھا کسی اجنبی کے ساتھ۔ غزل کے 6 شعر کی طرف چلتے ہیں جو کہ ہے، آتش غم میں دل بنا شاید دیر سے بو کباب کی سی ہے۔ اس شعر میں جو مشکل تراکیب استعمال ہوئی ہیں ان میں سب سے جو پہلا لفظ ہے وہ ہے آتش غم، اس کا مطلب ہوتا ہے دکھوں کی آگ۔ آگے جو لفظ ہے وہ ہے دل بھنا، اس کا مطلب ہوتا ہے دل جلا۔ آگے جو لفظ ہے وہ ہے کباب، اس کا مطلب ہوتا ہے کباب تو ویسے کہتے ہیں قیمے میں بھنی ہوئی ٹکیاں، اس سے مراد جلا ہوا۔ شاعر نے محبوب سے عشق کرنے کے بعد پیش آنے والے دکھ و غم کی طرف اشارہ کیا ہے۔ یہ آسان کام نہیں ہوتا بلکہ نہایت کٹھن اور پرخطر ہوتا ہے۔ اس میں عاشق کو طرح طرح کی اذیتوں، مصیبتوں اور بلاؤں سے پالا پڑتا ہے۔
चनाचे मीर तकी मीर कहते हैं कि मेरा दिल महबूब की जुदाई, ज़माने और दुश्मनों के जुल्म सितम से मुसलसल दुखों और गमों की आग में जलता रहता है। गोया महबूब की जुदाई की वजह से मेरे दुखों और गमों में कोई कमी नहीं आ रही, बल्कि इनमें मुसलसल इजाफा हो रहा है और मेरा दिल गोया कबाब है जो अंगारों पर भुन रहा है। और अब तो दिल की कैफियत देखकर यूं लगता है जैसे जलते हुए काफी देर हो गई है, क्योंकि इसके जलने की बू हर तरफ फैली हुई है। इस ज़मन में हवाला शेर मुलाहजा कीजिए। एक डेरी राख की थी सुबह जाए मीर पर, बरसों से जलता था, शायद रात जलकर रह गया। दूसरा हवाला शेर है, ऐ शमा जरा हट के जल मेरे मजार से, ऐ शमा जरा हट के जल मेरे मजार से, मैं तो खुद जल रहा हूं दिले बेकरार से। गजल के आखिरी शेर यानी मक्ते की तरफ चलते हैं, जो कि है, मीर इन नीमबाज आंखों में सारी मस्ती शराब की सी है। ये गजल का आखिरी शेर है जिसमें शायर ने अपना तखल्लुस मीर इस्तेमाल किया है और इसमें जो मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं उसमें जो पहला लफ्ज है वो है नीमबाज। इसका मतलब होता है आधी खुली आंखें, और आगे जो लफ्ज है वो है मस्ती। इसका मतलब होता है नशा या खुमार। गजल के मक्ता में शायर को महबूब के हुस्न जमाल का हर अंदाज मुतासिर किए हुए है। महबूब की आधी खुली आंखें अपने अंदर इस कदर जादू और असर रखती हैं जैसे शराब खाना की मस्ती पूरी महफिल में खुमार तारी कर देती है। मीर तकी मीर ने महबूब की निगाह की असर अफरीनी को मुबालगा के साथ पेश किया है। इस शेर में शायर महबूब की बेवफाइयों के बावजूद यहां नाला नजर आता है, बल्कि अपनी खुशकिस्मती पर नाजा है कि महबूब की नीमबाज आंखें भी क्या खूब हैं, जिनका जादू उन्हें महसूर बनाए रखता है। महबूब की हर अदा दिल फरेब है। ये भी इसकी निगाह नाज का अता करदा कमाल है कि पिए बगैर शायर पर नशा की सी कैफियत तारी रहती है। इस ज़मन में हवाला शेर मुलाहजा कीजिए। उसी से मांग लो खैरात अपने ख्वाबों की, वो जागती हुई आंखों में नींद घोलता है। एक और हवाला शेर है, उनकी आंखों को कभी गौर से देखा है फराज, सोने वालों की तरह जागने वालों जैसी। अजीज तलबा, आपने मीर तकी मीर के गजल के अशार की तशरीह मुलाहजा की है। उम्मीद है कि आपको इन अशार की तशरीह काफी हद तक समझ लग गई होगी। अगर आपको ये आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों और क्लास फेलोज को शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में ऑल नोटिफिकेशन वाला बटन ऑन कर दें, ताकि इसके बाद जितने भी लेक्चर अपलोड किए जाएं वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। अब इसके बाद आप किस टॉपिक पर लेक्चर चाहते हैं कमेंट्स में लिख दें, तो उसी टॉपिक पर लेक्चर तैयार कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं एक नई लेक्चर वाली वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।